तो मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश जीके की आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की मृदा विभाजन के बारे में। उत्तर प्रदेश की मृदा को मुख्य किन भागों में बांटा गया है तथा उत्तर प्रदेश की मृदा के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को बेहतरीन तरह से कराने के लिए द एग्जाम्स अड्डा ने अपनी कमर कस ली है और साथ में आप लोगों के लिए फ्री बैचेस भी लेके आए हैं। ये फ्री बैच पाने के लिए आपको करना क्या है, आपके पास एक नंबर है 9889057003 पर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है कि आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको उसी भी आप पे क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं यूपी के बारे में। ठीक है, यूपी जी के में मृदा के बारे में। तो मृदा के बारे में पहले 2 पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद मृदा की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं इस अध्ययन को क्या कहेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोगों के पास एक सेकंड में समय देता हूं ताकि आप लोग कमेंट कर दें। याद रखो, मृदा के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग स्टडी के साथ पैडोलॉजी करने वाले हैं। ठीक है, और जो मृदा का निर्माण होता है, सबसे पहले देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों की जो क्लास चल रही थी उसमें हम लोगों ने देखा कि हिमालय से नदियां निकली। हिमालय से जब नदियां प्रारंभ हुई थी तो प्रारंभ में क्या होता है कि हिमालय के बड़े बड़े पत्थर थे। ये बड़े बड़े पत्थरों के कारण नदियां क्या हुई, नदी इसके अंदर समा गई। इसके बाद धीरे धीरे ये पत्थर यहीं रुकते जाएंगे। अब जैसे कोई बड़ा मास है तो उसको मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये स्टार्टिंग में इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप एक हाथ में बड़ी सी मिट्टी रख लीजिए, जोर से फेंकिए, तो जो बड़े पार्टिकल होंगे वो पहले रुक जाएंगे, उसके बाद थोड़े छोटे थोड़े छोटे थोड़े छोटे, और लास्ट तक जाते जाते केवल धूल बचेगी। कुछ उसी तरह से मृदा का निर्माण होता है। हिमालय से या पहाड़ों से नदियां अब प्रारंभ होती हैं, ये अपने साथ लेके चलती हैं बड़े बड़े पत्थर। तो शुरुआत में बड़े पत्थर रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे इन पत्थरों का आकार छोटा होता जाता, छोटा होता जाता है, और एक ऐसा वक्त आ जाता है जब केवल इसमें रेत और मिट्टी बचती है। अब रेत और मिट्टी उस जगह पे तो इकट्ठा हो जाएगी। धीरे धीरे ये स्थान क्या हो जाता है, ऊंचा होता जाता है, और नदी फिर क्या करती है, यहाँ से अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, किसी दूसरे मार्ग में चल देती। और जिस दूसरे नए मार्ग पे चली, यहाँ नया मार्ग में फिर नई मिट्टी डालती है, और ये पुरानी मिट्टी यहाँ पे नहीं डाल पा रही होती है। मृदा का निर्माण क्या है, नदियों द्वारा हो रहा है, वायु अपर्दन द्वारा होता है। मुख्य तौर पे उत्तर प्रदेश में जो मृदा है इसका निर्माण नदियों द्वारा हुआ है। सेकंड नंबर पे आता है वायु अपर्दन। वायु अपर्दन का मतलब क्या है कि जो हवा का झोंका है, जब हवा बहती है तो ये अपने साथ भी कुछ धूल के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, जिसके फलस्वरूप हवा का क्षरण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों के फलस्वरूप होता है। पत्थरों और खनिजों के छोटे छोटे टुकड़े के फलस्वरूप होता है। और हुआ क्या, अब मृदा के बारे में देखिए क्या है। मृदा क्या है, जैसे अब आप पृथ्वी को देखेंगे, अर्थ क्रिस्टल को देख रहे होंगे, ये अर्थ क्रिस्टल है जैसे सपोज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऊपरी परपटी है, ये ऊपर की जो सतह है, केवल इसी को मृदा के अध्ययन करेंगे। इसके अंदर जितनी भी गहराई है इसको अध्ययन नहीं कर रहे होंगे। इसमें क्या है, समय के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इसमें जीव जंतुओं के अवशेष भी निवास करने लगे होंगे। तो मृदा की अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, खनिजों व जैव पदार्थों की ऊपरी भूपरपट्टी, ऊपरी सतह, जहां पर खाद का प्रयोग, जहां पर मानव द्वारा चला जाता है, या भूपरपट्टी की ऊपरी सतह जहां पे खनिज पदार्थ एवं जैव पदार्थों का प्रयुक्त होता है, उन्हें भूपरपट्टी कहते हैं। और इसी भूपरपट्टी के भू या पृथ्वी के ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। मृदा क्या कहलाती है, मृदा क्या है, खनिजों व जैव पदार्थों के छोटे छोटे कण जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे विद्यमान है, उन्हें मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ों पत्थरों से हुआ है, तो इसका क्षरण क्या होता है, वायु द्वारा। कुछ हद तक इसमें वायु भी विद्यमान रहती है, इत्यादि बाकी कणों के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में। यूपी की मृदा के बारे में जब आपसे पूछ ले तो यूपी की मृदा को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 6, दोनों याद रखिए। जैसे भावर का मैदान, भंवर मृदा हो गई। भंवर मृदाओं के बाद याद रखना तराई मृदा, भंवर मृदा, तराई मृदा, जलोढ़ मृदा। नाम याद रखना, पढ़ते रहो। उत्तर प्रदेश की मृदा को मुख्य 6 भागों में बांटा गया है, भंवर, तराई, जलोढ़, विंध्य बुंदेलखंड, विंध्य मृदा, बुंदेलखंडी मृदा, बुंदेलखंडी मृदा, और इसके बाद अरावली पर्वत से निकलने वाली मृदा। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांट देंगे, खादर, बांगर। अब इसको एक बार थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, डिटेलिंग क्लास में आता है और डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मृदा क्या है,
खनिजों व जैव पदार्थों से युक्त छोटे कणों से निर्मित भूपर्पट्टी की ऊपरी सतह। निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह जहां पे कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, जहां पर खेती की जाती है, जहां पे मानव अपने कदमों से चल रहा होता है, यह स्थान क्या कहलाएगा? यह स्थान मृदा कहलाएगा। मृदा के निर्माण या मृदा का अध्ययन क्या कहता है? पेडोलॉजी। इसका जो निर्माण हुआ है चट्टानों के विखंडन से, वनस्पति के अवसादों से, जैसे जीव जंतु जहां मरे हुए पड़े रहे वो भी अवसाद बन गए, चट्टानों एवं पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसके द्वारा विद्यमान हो गया। इसका जो निर्माण करने की प्रक्रिया है इसको पेडोजोनिसिस कहते हैं, ये याद रखिएगा। निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेडोजेनेसिस कहलाती है। पेडोजेनेसिस का मतलब क्या है? मृदा जिस क्रम में बन रही होती है उसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। और मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगर मृदा के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश की मृदा को मुख्य 6 भागों में बांटा गया है। उन 6 को ध्यान से देखिएगा। 6 कौन कौन से हैं? सबसे पहले भावर मृदा, तराई मृदा, जलोढ़ मृदा, विंध्य मृदा, बुंदेलखंडी और अरावली मृदा। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांट दिया गया, खादर व बांगर मृदा। विंध्य मृदा को 2 भागों में बांट दिया गया, लाल मिट्टी व पीली मिट्टी। बुंदेलखंडी मृदा को चर्चा करें तो बुंदेलखंडी मृदा 2 भागों में बटेगी, पहले लाल मृदा तथा काली मृदा। लाल मृदा को भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक परवा मृदा तथा राकर मृदा। काली मृदा को 2 भागों में बांटा गया, एक माड़ मृदा तथा एक कावर मृदा। अरावली पर्वत की जो अरावली मृदा है उसको 2 भागों में बांटा गया, लाल रेत व भूरी रेत। अब ध्यान रखो क्या है, सबसे पहले क्या, उत्तर प्रदेश के चारों सीमाओं के बारे में ध्यान रखिएगा और इसी सीमांकन के क्रम में ध्यान रखिए। अरावली मृदा क्या है? अरावली पर्वत चोटियों के पास की जो मृदा रहेंगी जिनका निर्माण अरावली पर्वत के क्षरण से हुआ होगा उन्हें बोलेंगे अरावली मृदा। बुंदेलखंडी मृदा क्या है? बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के निर्माण के फलस्वरूप जिस मृदा का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे? बुंदेलखंडी मृदा। बुंदेलखंडी मृदा कंफर्म हुई, अरावली मृदा कंफर्म हो गई, विंध्य मृदाएं कंफर्म हो गई, जलोढ़, तराई व भावर की मृदाएं। अब हम लोग एक एक को डिटेल में देखते हैं। इस क्लास को 2 सेशन में करेंगे। आज की सेशन में क्या होगा? आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे केवल जलोढ़ मृदा तक, विंध्य मृदा, बुंदेलखंडी मृदा और अरावली मृदा, और इसके साथ क्वेश्चन सीरीज ये हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग भावर मृदा कि ये भावर मृदाएं क्या होती है, इनको ध्यान से देखते हैं। ये भावर मृदा देखिए डेफिनेशन के साथ याद रखिएगा। अब जैसे हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में थोड़ा सा डिटेल देखा था, क्या देखा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मृदा का निर्माण हो रहा था तो मृदा का निर्माण में क्या है, सबसे पहले बड़े बड़े कण हैं। ये जो बड़े बड़े कण जहां विद्यमान होंगे यह क्षेत्र क्या कहलाएगा? यह क्षेत्र कहलाएगा भावर मृदा। इससे पहले की क्लास याद रखिए, जब हम लोगों ने भौतिक विभाजन पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने भंवर क्षेत्र पढ़ा था। भंवर क्षेत्र में क्या था? भंवर उत्पन्न हो गया, बड़े बड़े कण हैं, कणों में नदियां विलुप्त हो गई, अनुपजाऊ जगह हो गई। उसी तरह से जो भंवर मृदा है, भंवर मृदा के बारे में एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। फिर क्या है, हिमालयी नदी के भारी निक्षेपों से या बड़े कणों से निर्माण होता है। ये हिमालयी नदी के भारी निक्षेपों, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से होता है। मुख्य तौर से आपको ध्यान रखना है इसका क्षेत्र के बारे में। सहारनपुर व बिजनौर के पश्चिमी भाग में यहाँ ज्यादातर झाड़ियां वन पाए जाते हैं, जल की मात्रा कम होती है, पाइका युक्त बलुआ पत्थर। अच्छा, जल की मात्रा कम क्यों है जबकि ये तो हिमालय से निकल रही थी? होता क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े कण विद्यमान है जिस वजह से नदियां ऊपर नहीं दिख पाती, नदियां उन्हीं कणों के नीचे से होकर बह जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे जल की मात्रा कम है बहुत, परंतु वो प्रदर्शित नहीं हो रहा, वो हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ क्या भवन मृदा में बड़े बड़े कण पाए जाते हैं, पत्थरों के कंकड़ों के बड़े बड़े कण पाए जाते हैं, भारी निक्षेपों, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का निर्माण होता है। स्थिति क्या है, सहारनपुर बिजनौर के पश्चिमी भाग ज्यादातर झाड़ियां व वन पाई जाती, जल की मात्रा कम होती, माइका युक्त बलुआ पत्थर। भंवर मृदा कंफर्म। अब चर्चा करते हैं तराई मृदा। जब नदियों द्वारा पत्थरों के टुकड़े लाए जा रहे थे तो भारी कण तो पहले रुक गए, उसके बाद उससे छोटे कण रुकेंगे। जब छोटे कण रुकेंगे तो नदियां उनके ऊपर प्रदर्शित होने लगेंगी, जगह क्या हो जाएगी, ये जगह उपजाऊ हो जाएगी। उपजाऊ होने के फलस्वरूप यहाँ पे कौन कौन सी फल बहुत अच्छे से हो जाएंगे, यहाँ पे कौन कौन सी मृदाएं होने लगेंगी। चलिए एक सेकंड में थोड़ा सा इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ, हो गया, ठीक है। तराई क्षेत्र क्या है, भावर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है, जहां नदियों के निक्षेपणों व महीन कणों से बनी होती है। स्थिति क्या, हिमालय की तलहटी के संकरे भाग, सहारनपुर देवरिया का पुट्टी नुमा। भूमि में जल स्तर बढ़ गया, काप मृदा, कीचड़ व बालुई मृदा। इसके अन्य नाम को बारे में याद रखिए। तराई मृदा को हम लोग
दोमट मृदा, ढकना, सिक्टा व करियल कहते हैं, इन नामों से जानते हैं। यहाँ पे उपजाऊपन, तराई मृदा का उपजाऊपन भंवर मृदा की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक, अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा के बारे में ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम भाग जलोढ़ मृदा के क्रम में आता है, सबसे ज्यादा भाग जलोढ़ मृदा है। इसका क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। इसका निर्माण क्या होता है, देखो यहां से पढ़ने से पहले पहले मैप को देखिए। मैप में क्या देखा, जब ये छोटे छोटे निक्षेपों नदियां आगे बढ़ती हैं तो नदियां आगे बढ़ते समय एक मार्ग पे लगातार जा रही थी, यहाँ पे छोटे छोटे रेत के टुकड़े डालती जा रही थी। धीरे धीरे क्या होगा, ये रेत के टीले ऊंचे हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। जब ये रेत के टीले ऊंचे हो जाएंगे तो नदियां यहाँ नहीं चढ़ पाएंगी। नदियां करेंगे क्या, इनके बगल का रास्ता तय करेंगी जो कि नया है, नया मार्ग पे। इस तरह से नदियों ने अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया। यहाँ नदियां पहले जा रही थी तो यहाँ पहले बाढ़ आ रही थी, अर्थात ये पुरानी मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, यहाँ पुरानी बाढ़ आती थी। ये पहले क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, आप उपजाऊपन में थोड़ी थोड़ी कमी आ रही समय के साथ साथ। ये जो नया क्षेत्र होता है जिसको नई जलोढ़ मृदा बोलेंगे, यहाँ पे नदियां अभी नई नई प्रारंभ हुई हैं, कुछ 100 वर्ष ही हुए हैं यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे लगातार नई मृदा आती रहती और इसकी उपजाऊपन ज्यादा होगी। अब क्वेश्चंस को देखते हैं और डिटेल से देख लेते हैं। क्या है, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ की स्थिति में मृदा की नई परत तैयार होती है। इनमें पोटास की मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन व जीवाश्मों का अभाव होता है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जाता है, एक खादर मृदा, वो जलोढ़ मृदा या बांगर मृदा। खादर मृदा क्या है, खादर मृदा को नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जानेंगे। क्या, पुरानी जलोढ़ मृदा। अब इनके अलावा इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में लवड़ी व क्षारी, मरुस्थली, भूड़ व काली मृदाएं भी पाई जाती हैं। अब पहले देखते हैं खादर मृदा। खादर मृदा क्या है, खादर मृदा को याद रखिए नवीन जलोढ़ मृदा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था नवीन जलोढ़ मृदा का मतलब क्या हुआ, नदी ने वर्तमान क्षेत्र जहां पे नदी के में बाढ़ आती है और नदी में जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ द्वारा लाई गई नवीन मृदा यहाँ पाई जाएगी, जो प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती, उसे खादर, कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये हल्के भूरे रंग के छिद्रयुक्त होती है, महीन कड़ों वाली होती है। ये बांगर की अपेक्षा अधिक जल धारण करती है, अधिक उर्वरा शक्ति होती है। चूना, पोटास, मैग्नीशियम जैव तत्वों की स्थिति मात्रा अधिक पाई जाती है। स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी व उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। इसके अन्य नाम देखिए, बलुआ, सिल्ट, बलुआ, दोमट, मटियारी और मटियारी दोमट। बांगर मृदा के बारे में चर्चा करें, इसको पुरानी जलोढ़ के नाम से याद रखिए। पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब क्या हुआ, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र जहां नदियों का बाढ़ का जल वर्तमान समय में नहीं पहुंच पाता है। मिट्टियां परिपक्व व अधिक गहरी होती हैं। उर्वरा शक्ति खादर की अपेक्षा कम होती, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान है। अन्य नाम अपरहार मृदा, मटियार मृदा, बलुई दोमट मृदा इत्यादि इसके अन्य नाम है। अगर आप चर्चा करते हैं इसी क्षेत्र में खादर और बांगर के अलावा कुछ मृदाएं और पाई जाती है, जैसे भूण मृदा। भूण मृदा का मतलब क्या हुई, बालुई मिट्टी है परंतु ये 10 से 20 फीट ऊंचे टीले के रूप में है। भूण मृदा क्या हुई, बालुई मृदा है परंतु ये 10 से 20 फीट ऊंचे टीले के रूप में स्थित बालुई मृदा है। मृदा हल्की व दोमट बालुई मृदा है। लवड़ी व क्षारी मृदा के बारे में चर्चा की। अच्छा, लवड़ का मतलब क्या हुआ, क्षार का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले एसिड और बेस केमिस्ट्री की क्लास में, वहां से ध्यान रखिएगा। जब कभी लवड़ी मृदा के बारे में चर्चा करें, एसिड और बेस का क्या था, एसिड और बेस में 7 का पीएच होता था, यहाँ पे पीएच की मात्रा 8.5 होती है। लवड़ी मृदा क्या है, जहां पे 8.5 से कम पीएच रहे उन्हें क्या बोलेंगे, लवड़ी मृदा। सोडियम, पोटेशियम सल्फेट व कैल्शियम के बने होते हैं। भूमि की ऊपरी सतह यहाँ पे सफेद दिखाई दे रही होगी। वहीं जो क्षारीय मृदा होगी, इसमें भूमि की जो ऊपरी सतह है उसका रंग हल्का सा काला होगा, पूर्णतः काला नहीं होगा, हल्का काला रंग होगा। और इनमें पीएच मान क्या होगा, 8.5 से अधिक होगा। इसकी सतह सोडियम लवड़ों के कारण काली होती है। रेहयुक्त ऊसर मैदान है यहाँ पे। इसका क्षेत्र क्या है, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, बरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रयागराज इत्यादि। अब बुंदेलखंड की मृदा के बारे में और इसके बाद क्वेश्चन सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हम लोग कल के सेशन में करेंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। आपको क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।